कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये वक्त लोकतंत्र के महापर्व का है, लिहाजा मुद्दा भी सियासी ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताने वाली बात नहीं है कि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ मतदाताओं के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की अगुवाई वाली एनडीए, जिस पर फिरका परस्ती से लेकर लोकतंत्र की हत्या जैसे आरोप विरोधियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इरादे लोकतंत्र में सत्ता पाने के इर्द गिर्द ही मटराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात तो तब बनती है जब सत्तारूढ़ों और सत्ता को चुनौती देने के लिए विपक्षियों में भी इतनी ही ताकत और एका नजर आए। जब कमजोर कड़ी को राह दिखाने की कोशिश की जाए तो फिर मीडिया पर ही सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। दोस्तों, अब एक हकीकत देखिए। आज प्रधानमंत्री मोदी नमो ऐप के जरिए पन्ना प्रमुखों से संवाद करना भी शुरू कर दिए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अभी विपक्षी दल सीट शेयरिंग और रणनीति बनाने में ही जुटे हैं। अब कहो तो कहा जाएगा कि मीडिया के आंखों पर एक विशेष दल के लिए चश्मा चढ़ा हुआ है। दोस्तों, एक घटनाक्रम और है। राहुल अमेठी की अपनी पुश्तैनी सीट छोड़कर केरल पहुंच चुके हैं। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात भी सियासी गलियारे में तैर रही है। जब बात घोषणा हो तो समझ में आए, लेकिन देश में बदलाव के लिए निकले राहुल गांधी अगर अपनी पुश्तैनी सीट पर ताल ठोकने से परहेज कर रहे हैं तो विपक्षी सवाल तो उठाएंगे ही। बात अलग अलग राज्यों की भी की जाए तो इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल अपनी डफली अपनी राग में मशगूल हैं। पहले चरण के मतदान के प्रचार के लिए महज 13-14 दिन का ही वक्त बचा है, और केवल मोदी शाह नड्डा की धुआंधार रैलियों का ही दौर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये बात तो सही है, जिसके सत्ता होती है ताकत उसके पास ज़्यादा होती है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मायने रखता है विपक्षियों की रणनीति। बहरहाल, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल अपने 400 पार के नारे के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और विपक्षी दल सत्तारूढ़ों के बनाए चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं? मुद्दा यही है आज के चर्चा का। एक बेहतरीन पैनल के साथ हम इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान जिसमें बड़े नेताओं की ओर से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, ये जो गठबंधन गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। आज आप देख रहे होंगे, अपराधी पहले तो उससे एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में ही मत भेजो।
अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? तो सुना आपने किस तरह से सियासी मंचों से सियासी दावे किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ शाह और योगी पूरी ताकत से ये बताने में जुटे हुए हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में क्या ऐतिहासिक काम किए। कश्मीर से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक का जिक्र हो रहा है, राम मंदिर निर्माण तक का जिक्र हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए कि मणिपुर और लद्दाख जैसे जगहों पर बीजेपी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा है, वहाँ पर इनके कार्यकर्ता और नेता जा नहीं पा रहे हैं। यानी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहतरीन मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार प्रवक्ता विवेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीकांत मिश्र जी राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता भी हैं और बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं। शशिकांत जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी सुभाषपा का पक्ष रखेंगे, अगले 1 घंटे तक इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। और सुनील त्रिपाठी जी, जाहिर सी बात है किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज का सवाल तो बनता है विवेक जी के पास। विवेक जी, चूँकि इंडिया गठबंधन का आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो पहला सवाल यही है जो मैंने मुद्दा बताया था कि सत्तारूढ़ दल के चक्रव्यूह में आखिर विपक्षी क्यों फंसते जा रहे हैं भाई? रणनीति में कहाँ कमियां रह जा रही हैं? देखिए, पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करूंगा और चूंकि 2 वरिष्ठ अभिभावक स्वरूप मेरे यहाँ पे मंच पे सम्मानित उपस्थित हैं, एक रजनीकांत जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे सुनील त्रिपाठी जी, उनको विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ। देखिए, सत्ता के साजिश में, सत्ता के षड्यंत्र में विपक्ष फंस रहा है। चलिए, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मीडिया भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि सत्ता षड्यंत्र कर रही है और इस षड्यंत्र के लिए वास्तव में सत्ता कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि इस षड्यंत्र को पूर्ण करने के लिए वो हर तरीके से, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे राजकीय संस्थाएं हों, चाहे वैधानिक संस्थाएं हों, चाहे उनकी संस्थाएं हों, सभी का इस्तेमाल और दुरुपयोग बखूबी कर रही है। छोटा उदाहरण अगर आप कहें तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। आज एक बहुत बड़े सम्मानित न्यूज़ चैनल की न्यूज़ हाउस है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी खबर सामने आती है कि भ्रष्टाचार में शामिल 25 नेताओं ने भाजपा जो ज्वाइन की थी, उसमें 23 नेताओं को क्लीन चिट दे दी गई। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कैसे ऐसी वॉशिंग मशीन जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ऊपर है, जहां जाने के बाद वास्तव में ऐसे अपराधियों को क्लीन चिट दी जा रही है, तो ये तो सत्ता का षड्यंत्र कहें या सत्ता की उपलब्धि कहें, इस पे भी सवाल है। दूसरी बात, आज एक बड़ा आश्चर्यचकित मामला सामने आया, चूंकि वो भी एक बहुत बड़े न्यूज संस्थान ने चलाया है, उसके माध्यम से हम भी जागृत हुए। आपको पता है
ये गुड्डू जमाली का भी थोड़ा जिक्र करते हैं। शारजाह के एक फ्लाइट में 30 स्मगलर पकड़े गए जिनके पास 4 करोड़ का सोना बरामद होता है, वो फरार हो गए और सबके सब फरार हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर अब यहां पे हम कहें डीआरआई, सीआरपीएफ की सुरक्षा, चाहे इंटेलिजेंस की सुरक्षा, चाहे जो भी सुरक्षा संस्थाएं जिम्मेदार हैं, सीबीआई तक की बात करें, क्योंकि अभी सीजीआई ने 2 दिन पहले ही चेताया था कि सीबीआई जैसी संस्थाओं को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद अगर इस तरह की बात आज लखनऊ एयरपोर्ट पे आती है तो मुझे लगता है कि देखिए अडानी जी की महिमा कितनी कृपा की तरफ बरस रही है कि कहीं गुजरात के मुंद्रा पोर्टों में ड्रग्स की खेप गायब हो जाती है और कहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट में तस्करी गायब हो जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। अब इनको फरार करवाया गया, ये फरार हो गए तो सरकार की खामी, फरार करवाए गए तो ये सरकार की उपलब्धि। और अगर मुझे लगता है कि अगर ये अचानक गायब हो गए तो भैया ये तो फिर वही है कि जैसे पिंजरे में बंद तोतों से सवाल पूछना ही बुरा है, क्योंकि पिंजरे में बंद तोता कौन है ये तो स्पष्ट उदाहरण से ही स्पष्ट है, क्योंकि ये घटनाएं तो साबित करती हैं कि संस्थाएं अपना विश्वास खो चुकी हैं। अब जो आपने बहुत अच्छी बात पूछी थी कि हम फंस रहे हैं, नहीं, वीके सिंह फंस गए थे इस षड्यंत्र के चक्कर में, चूंकि योगी जी के खास थे टिकट कट गया, ठीक है ना। बृजभूषण शरण सिंह जी का टिकट काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह जी उत्तर प्रदेश में भाजपा की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार थे। और उनको मेरी बात आ जाए, आप अपने तर्क रख दीजिएगा, मैं अपनी पूरी करूं। और मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि उनका जो जनाधार, उनकी जो लोकप्रियता थी हर समाज के अंदर, उसको जिस तरीके से आरएलडी के साथ, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये कुछ राजनीतिक गलियारों में भी बातें हैं कि आरएलडी के साथ जब समझौता हुआ तो आरएलडी ने भी ये बात स्पष्ट रूप से रखी थी, क्योंकि जाट लैंड में जो बेटियों के सम्मान की बात थी, आरएलडी उस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो आरएलडी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, जो कि एक शिष्टाचार के अनुसार आरएलडी को करना चाहिए था। वो हमारे साथ थे तो भी वो उसके लिए आवाज उठा रहे थे, वो साथ में गए तो भी उन्होंने इस बात को रखा, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी, जो कि योगी जी के लिए एक बड़ी चुनौती थे, योगी जी के दावेदार थे, जो इस पद के लिए, जो योगी जी के लिए चुनौती बन रहे थे, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए ये सबसे बड़ा सुअवसर जिसको योगी जी और भाजपा ने बखूबी भुनाया। क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि पूर्वांचल की तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री पद का अगला दावेदार था भाजपा के लिए तो वो बृजभूषण शरण सिंह जी थे, जिनके की राजनीतिक भविष्य को समाप्त करने की दिशा की कवायद इन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। चूंकि बृजभूषण शरण सिंह जी ने कई बार सरकार की आलोचना की, सरकार की कमियों को उजागर किया, सरकार की अक्षमता को उजागर किया, योगी जी की अपरिपक्वता को उजागर किया, और सबसे बड़ी बात, जमीनी नेता थे। आज देखिए जमीनी नेताओं के साथ भाजपा क्या करती है, हमेशा हम जानते हैं, इतिहास दोहराता है भाजपा का। आज देखिए उन्होंने वो कर दिखाया। तो मुझे लगता है कि हम नहीं फंसे, इनके अपने लोग फंसे। जैसे वरुण गांधी जी का टिकट काट दिया। भाजपा के साथ समस्या क्या है? जो सच कहेगा, जो इनकी खिलाफत करेगा, जो इनको लोकतंत्र का चेहरा दिखाएगा और जो इनको भारत की परिधि में रह करके भारत का संस्कार समझाएगा, भाजपा उसका भविष्य समाप्त कर देगी। ठीक है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, भाजपा अपने षड्यंत्र के साथ काबिज रहे, हम अपने जनाधार के साथ काबिज है, मुद्दों के साथ काबिज है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक ये उन राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है जो कि भाजपा जैसे महासमंदर में खुद को नदी समझ करके मिश्रित होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं। हम तो भाजपा के लिए पहले भी समस्या थे, हम तो आज भी समस्या है। इस बात को कोई झुठला सकता है क्या? चलिए पहले चरण में शामिल कर ले। एक नया शगुफा आपने आज दिया है इस चर्चा में कि बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। शशिकांत जी होते भाई, विपक्षी दल आपके चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं, बल्कि आप खुद अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। देखिए, ये लोग हास्यास्पद बातें भी करते हैं, हास्यास्पद काम भी करते हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो रामलीला मैदान में उन्होंने एक रैली की थी कि इन सबको जेल भेजा जाए, सबका नाम लिया था उन्होंने। जो आज इंडी गठबंधन में जितने हैं, इन सबका, इनके नेताओं का नाम लेकर के वो कहते थे कि इनको सबको जेल में भेजा जाए। और हास्यास्पद स्थिति देखिए कि ये सभी वहां रामलीला मैदान में जुट कर कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को बाहर लाओ। तो ये लोग हमेशा हास्यास्पद बात करते हैं। और ये हमारे सपा के साथी बहुत वो शुभचिंतक लग रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी के। तो भाजपा में ब्रजभूषण सिंह जी भी हैं, उनका परिवार भी है, इनको भी भाजपा में आ जाना चाहिए। उनके अच्छे शुभचिंतक लग रहे हैं। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के आज टिकट बंटवारे में जिस तरीके से अंतरकला है, उसको इनको संभालना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए। चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे अन्य जगह हो। और हक की बात कर रहे हैं कि दूसरे कार्यकर्ताओं का किस तरह हक मारा गया।
तो हक तो ये लोग मार लेते हैं, जो अपने भाई भतीजा और चचेरे भाई और चाचा भतीजा सब मिलकर के सारी सीट ले लेते हैं। तो ये इनको हक वहां देखना चाहिए कि किस प्रकार कार्यकर्ताओं को हक मिलना चाहिए। जहां तक बात है एनडीए गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के नेतृत्व का, तो आज देश विकसित भारत बनने के लिए पूरा देश की 140 करोड़ जनता जो है तत्पर है, उत्सुक है कि किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में, और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में इन लोगों को विश्वास है कि विकसित भारत बनेगा। और गंगा में पानी बहुत बह चुका है, ये लोग लकीर के फकीर वही फिरते हैं, वही बातें करते हैं। 2017 में भी वही करते थे, 2019 में वही करते थे, 2022 में वही करते थे। जनता इनको जवाब दे चुकी है और 24 में भी जनता इनको जवाब देगी। रजनीकांत जी, भाई आप भी अब एनडीए के पार्ट हो चुके हैं। आज अमित शाह जी के साथ जयंत चौधरी को हमने देखा। एक वक्त था जब आप विवेक पांडे जी के साथ थे, जब केंद्र सरकार की मजम्मत करते थे। आज शाह जी के मंच पर जयंत चौधरी जी थे तो केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे थे। अचानक ये 6 महीने के भीतर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है भाई सियासी दलों में? देखिए, अभी तो मैं विवेक जी के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि रालोद ने दबाव बनाया कि बृजभूषण सिंह जी को टिकट न दिया जाए। देखिए, हम उन महिलाओं के आंदोलन में हमारे नेता गए थे, जंतर मंतर पे जयंत चौधरी ही गए थे और कोई नहीं गया था। आपके नेता गए भी नहीं थे। अतुल प्रधान गए थे। अब अतुल प्रधान न जाएंगे, आपके नेता अखिलेश यादव नहीं कहीं जाएंगे। अब आपके पास नेता नहीं तो नहीं, किसी समस्या में नहीं, हमारे पास नेता की कमी थोड़ी है। जी जी, पहले चरण में बोल लें तो आपके नेता भी नहीं गए। अब ये सब देखिए, अगर रमेश बिधूड़ी का टिकट नहीं दिया भाजपा ने, तो क्या वो भी जयंत चौधरी ने मना कर दिया? नहीं, भाजपा ने अपना एक दृष्टिकोण बनाया कि जिन लोगों ने इस तरह की कोई हरकत की उनको टिकट न दिया जाए। टेनी जी की बात आती है तो टेनी जी के लड़के ने किया था, टेनी जी ने कोई गुनाह नहीं किया था। तो नहीं, ये बातें आती हैं। अभी आज भी एक डिबेट था, यहाँ बैठा था मैं। दूसरी चीज देखिए, ये अपनी बातों को छुपाने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। ये न इनका कोई विजन है इस चुनाव में, न ये इस चुनाव में इनकी कोई सीरियसनेस है, न इनके पास प्रत्याशी हैं, नए प्रत्याशी घोषित कर पा रहे हैं। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। जैसे अभी इन्होंने कांग्रेस को सीट दिया 17, और कम से कम 12 सीट अपने परिवार में ही दिया लड़ने के लिए। एक इतनी बड़ी पार्टी जो इंडिया लेवल की है, उसको उन्होंने 17 सीट दिया और अपने परिवार को ही 10-12 सीट दे रहे हैं। उसी के बीच में इर्द गिर्द घूमते रह जा रहे हैं। अभी रामपुर और उसका उदाहरण हमारे त्रिपाठी जी ने दिया ही कि क्या है, पब्लिक भी कंफ्यूज है इनसे। हमको जो आप कह रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन क्यों, तो इनका देखिए, हम इंडिया गठबंधन में लगे थे, लेकिन इतने दिन से देखने का मुझे पता चला कि कोई विजन ही नहीं। जिस विचारधारा से लोग चले थे वो सब चूर चूर हो गए। तो मोदी जी का एक विजन जो हमको नजर आया कि चलिए ठीक है, वो महिला शौचालय से लेके दुनिया भर के जितने काम जमीनी स्तर पे किया, तो मुझे लगा कि इसमें मुझे लगना चाहिए, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना चाहिए। ये देश को आगे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं और ये गठबंधन मेरा स्वाभाविक होगा। तो इसलिए हम एनडीए के साथ चले गए और एनडीए के साथ जाके हम एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आज अमित शाह जी के साथ हमारी रैली थी, हमारे नेता की। 5 तारीख को योगी जी के साथ रैली है, 6 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी के साथ रैली है। इस तरह से 12 अप्रैल तक के कार्यक्रम निर्धारित हैं। हम विपक्ष से पूछते हैं आप कहाँ हो, आप दूसरे को पर दोषारोपण क्यों करते हो? भाई आप कहीं दिखाई तो दो, आप कहीं बात तो करो, लेकिन आप यही कि वो ऐसा हुआ, सोना पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे चलिए, कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा, वो सोना पकड़ने वाले पकड़े जाएंगे। तो आप उसको गुमराह मत करिए, आप उसको गुमराह मत करिए, आप उसको खोज के लाएंगे और अपने चुनावी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे जिस पे आप डिबेट करा रहे हैं। आपने डिबेट कराया इस पर, लेकिन आप उससे ये दिशा विहीन करेंगे और आप सबको भ्रम में डालेंगे, इस तरह की काम करेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन कंफ्यूज है। मेरा फाइनल क्लियर है, ये कंफ्यूज्ड हैं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है, ये सोच नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, केरल चले जाएंगे। प्रियंका गांधी को टिकट देंगे, कहां लड़ाएंगे नहीं लड़ेंगे, भविष्य के गर्क में है। तो ये डरे हुए लोग हैं, ये चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। और अब इसके आगे मैं क्या कहूं। और ठीक है,
राघवेंद्र जी को चर्चा में शामिल कर लें। राघवेंद्र जी, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। भाई, सवाल आपके लिए भी यही है। आप लोगों ने क्या ऐसा सवाल? चक्रव्यूह रचा है कि विपक्षी दलों के लिए कहीं ना कहीं सब मुसीबत और परेशानियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन आपके लिए भी हमें लगता है कि घोसी और मऊ जैसे सीटों पर चुनौतियां कम नहीं हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर योगी आदित्यनाथ आज अपराधियों को नसीहत दे रहे थे, और उस क्षेत्र में इन बाहुबलियों का एक बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। तो चुनौतियां आपके सामने भी हैं, और एक वक्त वो भी था जब आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मजम्मत करते थे, लेकिन आज तारीफों के पुल बांधते हैं। देखिए, पुरानी बातें अगर आप देखें तो पुरानी बातों से राजनीति नहीं चलती जी। आज हम नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो एनडीए गठबंधन है उसके हम लोग सहयोगी दल हैं। सहयोगी दल का मतलब ये होता है कि एन केन प्रकरण किसी तरह जो है सरकार बनाना, और हम लोगों के सामने 80 सीट उत्तर प्रदेश में लक्ष्य है, और 80 में 80 हम लोग लड़ रहे हैं, 80 में 80 जीत रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है, आप विपक्ष की स्थिति देखेंगे तो ऐसा डामाडोल स्थिति है कि वो अभी किसी आरोपी को छुड़वाने के लिए रैली कर रहे हैं, जनता से वोट मांगने के लिए रैली नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, और इस तरह भूजा बांटा जाता है। चूंकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ, हमारे बहुत ज्यादा दर्शक पूर्वांचल के हैं, तो जैसे भूजा बांटा जाता है वैसे टिकट बांटा जा रहा है। देखिए, कोई ऐसी पश्चिम की आधा दर्जन लगभग सीटें हैं जहां आज प्रत्याशी दिया, 4 दिन बाद बदल दिया, फिर इसको बदल दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर तीसरे को बदल दिया, फिर पहले को। ये चुनाव है, ये खेल नहीं है कोई। जो व्यक्ति 5 साल मेहनत करता है, आपके विश्वास पर वो होर्डिंग बैनर पोस्टर जनता के बीच में जाता है, उसको आप टिकट देते हैं, उसको आप सिंबल देते हैं जी। सिंबल देने के बाद भी वो प्रचार में रहता है, और फिर पता नहीं किस कारण से कौन सा सर्वे है, कौन सा नेता है, कौन सी नीति है, कौन क्या कार्यकर्ता है, किसके कहने पर टिकट देते, फिर टिकट काट दिया जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा एक बात कहते हैं कि कुछ लोग एनडीए सरकार को बनाने में तीसरी बार 400 पार, और फिर से मोदी सरकार में ये सट के साथ देंगे और कुछ लोग भट के साथ देंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बीजेपी को, एनडीए को मजबूत करने के लिए इस तरह का चाल चल रहे हैं, और ये हम लोग के लिए अच्छा भी है कि हम लोग 80 में 80 सीट जीत जाए, क्योंकि अगर उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, विवेक जी अगर ध्यान उनका से सुन सर्वे लीजिएगा। कहता है कि ठीक है अतुल प्रधान को टिकट दिया जाना चाहिए था, अतुल प्रधान को देते। अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये करता था, पिछले वाला लड़ाएगा, इधर लड़ाते। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन इस प्रकार है कि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हम जीत रहे हैं। सब लोग मान रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में फिर से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में हम लोग 400 पार के जो नारे हैं, उस नारे को जो है फिर से शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने के साथ साथ जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के जो 17 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी दी है, आप देखिए वहां भी प्रत्याशी नहीं आया। समाजवादी पार्टी के भी लगभग 16 सीटों पर अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है। इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों में क्या स्थिति है? केवल दक्षिण दक्षिण करके और किसी आरोपी को जमानत के लिए बचाने से या जेल से बाहर निकालने के लिए प्रोपेगेंडा बनाना, मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। पिछले 10 साल के कार्यकाल केंद्र की और उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता वोट देगी। और जो स्थिति आज है, आज हम वर्ल्ड लेवल पे कहा है, आज जो सरकारी स्थिति है उस तंत्र की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं जनता खुश है। जनता फिर चाहती है कि हम केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनाए। जी ठीक है, पहले चरण पर हम कंक्लूजन निकलवा लें सुनील त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल का जो चक्रव्यूह है विपक्षियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। एक तरफा रैलियों का दौर है, चाहे योगी जी की रैली हो, अमित शाह जी की रैली हो, मोदी जी की रैली हो, राष्ट्रीय लोक दल, ये सब लोग साथ मिलकर के लगातार रैली कर रहे हैं, और यहाँ अभी टिकट का ही बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है। कभी प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, कभी मंथन चल रहा है, पता नहीं राहुल और अखिलेश कब चुनाव प्रचार में निकलेंगे। ये सब सवाल तैर रहा है, इस पर आपका विश्लेषण चाहेंगे। देखिए संजय जी, विपक्ष का गठन जब से हुआ है तब से आपस में तकरार ही होती रही है। चुनाव तिथियां घोषित हो गई,
लेकिन इनकी तकरार खत्म नहीं हुई और डिबेट में सारे प्रवक्ता यही कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, सब हम एक हैं। इसलिए आपको पता कि आप जब विपक्ष में रहते हैं तो भाजपा की बुराई करते हैं और जब भाजपा में आ जाते हैं तो तारीफ करते हैं। मेरा मानना है कि कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो किराएदार की तरह रहते हैं, उन्हें किराएदारी बहुत पसंद है, जहां मौका मिला वही सेट हो गए। और ऐसे नेताओं को इस बात की शर्म की नहीं आती है कि जब भाजपा में होते हैं तो सपा गाली बकते हैं, सपा में होते हैं तो भाजपा गाली बकते हैं। इसलिए देश की जनता ऐसे नेताओं को मेरा निवेदन है कि नकार दे। जब धर्म ही आप केवल अपनी कुर्सी के पाने के लिए लुलुकता में लगे हुए हो, जनता की समस्याओं से कोई आपको मतलब नहीं है, तो जनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात आ रही है, देखिए समाजवादी पार्टी में पूर्व जो नाम ले रहा हूं, भगवती सिंह जी रहे, आज तक साथ रहे, पार्टी में आए, पार्टी में दम तोड़ा। जी रहे, पार्टी में आए, पार्टी में दम तोड़ा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ ऐसे नेता का नाम ले रहा हूं, प्रमोद तिवारी जी, कि कांग्रेस छोड़ को जाने वाले लोग नहीं हैं। तो जो निष्ठावान राजनीतिज्ञ हैं उनका सम्मान हमेशा बरकरार रखे और कभी भी ऐसा अवसर न दे वो पार्टी छोड़ गए, कष्ट न दे पार्टी छोड़ के जाए। अब आते हम संजय देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए विपक्ष के पास ही नहीं है। आज आप देखिए शैक्षणिक सत्र हो गया है, मध्यम क्लास आदमी की तरह परेशान है शिक्षा माफियाओं से, मनमानी फीस दी गई है, मनमानी किताबें खरीदी जा रही हैं, कोई पक्ष बेरोजगारी भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने कभी इस बात ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा माफियाओं के आगे पूरी सरकार नजर रहती है। जब मर्जी आए फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी आए किताबों का दाम बढ़ा देते हैं। मीडियम क्लास उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा परेशान है संजय जी। इस पे कोई चर्चा कोई दल नहीं करना चाह रहा और कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा गड़बड़ नहीं है। और बात भी सत्य है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितने दंगे हुए हैं, अपराधी सक्रिय रहे हैं, चाहे वो माफिया हो, गुंडे हो। आप बताइए, या तो जेल गए हैं या तो ऊपर चले गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जनता इसको बहुत पसंद कर रही है। जबकि मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी ने काम तो बहुत किया उत्तर प्रदेश में, मैं उनकी कामों की सराहना करता हूं, लेकिन संजय जी केवल लॉ एंड ऑर्डर पर अखिलेश जी फेल हो गए। तो आदमी पहले अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा देखता, फिर विकास देखता है। योगी जी ने जो फार्मूला अपनाया वो बहुत ही बेहतरीन रहा लॉ एंड ऑर्डर पे। आज कोई दंगा नहीं है प्रदेश में, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कहीं सामाजिक तौर से बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। कोई कच्चा बनियान गैंग जैसा बबरिया गिरोह, ऐसे दर्जनों गिरोह चलते थे, अपहरण गैंग चलते थे, आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी ललकार भी कहा कि जेल जाने से माफिया आप डर रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं कि जी बिल्कुल तो सही कहा आपने कि कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम तरह के ये किए गए हैं। जी विवेक जी, जी भाई सुना है आपने बिल्कुल सुनील जी को, कई उन्होंने सुझाव भी दिए और एक तरह से सवाल भी खड़े किए कि विपक्षी दल आखिर कहाँ फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। नहीं, देखिए विपक्षी दल विफल नहीं हो रहे हैं। इससे बढ़िया अगर मैं पहले हमारे जो आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, जो कि हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनका जवाब मैं दे दूं। अभी इन्होंने कहा था कि हम शुभचिंतक, इन्होंने अपने वाक्य में कहा था शुभचिंतकों की बात। तो अजीत पवार के शुभचिंतक मोदी जी तो वैसे भी जगत लोकप्रिय हो ही गए। अजीत पवार को जैसे 3-4 दिन बाद पार्टी में शामिल कराया, उसके बाद तो 23 वो नेता हैं जिनको क्लीन चिट दे दी गई, जो ईडी के रडार पे थे। उनको क्लीन चिट देने के बाद तो आपकी पार्टी भी वैसे भी सबकी शुभचिंतक साबित हो गई है। और देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह भारत के लोकतंत्र को लेकर के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, वो आपके शुभचिंतक, आप किसके हितैषी हैं, किसके शुभचिंतक हैं और किसके लिए आप 370 बदलने गए लिथियम के भंडारों के लिए, वो सब जग जाहिर है। वो सारे सार्वजनिक पटल पे हैं, तो कौन किसका शुभचिंतक है वो भी सार्वजनिक पटल पे है। विवेक जी बहुत शोध लाते हैं खोज के। नहीं, मैं और बता दे रहा हूँ कि महिला सम्मान की बातें करते हैं, महिला सम्मान के भी शुभचिंतक हैं बहुत बड़े मोदी जी। अभी इन्होंने इनके एसवी शेखर, चूंकि ये बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी है और इस मीडिया पटल के लिए, खास करके मीडिया जगत के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी है, लेकिन वो भी शुभचिंतक थे।
जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े लोगों के साथ कोई महिला रिपोर्टर एंकर, आप समझ ही गए होंगे, उस बात को मैं यहाँ रखना नहीं चाहता क्योंकि वो महिलाओं का सीधा सीधा खुला अपमान है। लेकिन भाई भाजपा में ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान है। तो शुभचिंतक तो है, वास्तव में शुभचिंतक है। और मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी, योगी जी इतने बड़े शुभचिंतक है, खास करके मोदी जी, जेपी नड्डा, इनके बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं, इतने शुभचिंतक है तो आ जाएं जरा पूर्वांचल से, आजमगढ़ से, इटावा से, मैनपुरी से, जौनपुर से लड़ करके अपनी योग्यता और शुभचिंतकता साबित कर देना कार्यकर्ताओं के प्रति। सुरक्षित सीटों से क्यों लड़ते हैं इनके भाजपा के बड़े नेता भाई? आए लड़े। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी आए आजमगढ़ से लड़ने, जौनपुर से लड़ने। भी कह दे कि गुजरात से आकर चुनाव लड़के दिखाएंगे। भाई हम तो क्षेत्रीय दल है ना, हम तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। लेकिन मोदी जी अगर विकास के कार्य पे पूजे जा रहे हैं और लोगों के इतने बड़े अपने कार्यकर्ताओं के शुभचिंतक हैं, तो मैं तो कह रहा हूं लड़ने आजमगढ़ से आके, लड़ने जौनपुर से, लड़ने इटावा से, मैनपुरी से, कर ले योग्यता साबित। अरे अमित शाह जी आ जाए, जेपी नड्डा आ जाए, मैं तो कह रहा हूं। सबका अपना संसदीय क्षेत्र है, कभी बीजेपी ने ये थोड़ी कहा जायज बात है। बस अब आपने जवाब दे दिया। मैं यही कह रहा हूं कि जब कोई पार्टी अपनी रणनीति बनाती है तो वो षड्यंत्रों में नहीं फंसती है और ना वो कमजोर आंकना चाहिए उसको। ये सबकी अपनी रणनीति का एक हिस्सा होता है, जो कि आपने स्वयं स्वीकार किया। भाई अब 13 दिन बचे हैं प्रथम चरण के चुनाव प्रचार, बचे हैं ना, लेकिन अभी करेंगे क्या? बचे हैं ना, खत्म तो नहीं हुए ना, आधार रैली 13 दिन बीत नहीं चुके हैं ना। एक तरफा लग रहा है कि जैसे चुनाव इस बार भाई बीजेपी के पास काम कहाँ है? बीजेपी के पास काम कहाँ है? आईएलओ की रिपोर्ट बता रही है कि 83% युवा आबादी बेरोजगार है। उसमें एक सुभाषपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि तो यही बात आप लोग के मन से कहिए ना भाई। तो मैं कहता रहा हूँ, सुनिए ना, मेरी बात आने दीजिए। आईएलओ की रिपोर्ट बता रही है कि 83% युवा आबादी बेरोजगार है। और हमारे सुभाषपा के परम मित्र अभी क्या कह रहे थे कि जनता बड़ा पसंद कर रही है। यही बात आके इको गार्डन में जरा कह दें, जहां उनतजा शिक्षक भर्ती के बच्चे अभ्यर्थी बैठे हैं, यूपीएससी के पेपर लीक के अभ्यर्थी बैठे हैं, जो अन्य पर्चों के लीक पेपर के अभ्यर्थी बैठे हैं, उनके सामने जरा इनसे कहिए आकर के यही बात कह दें कि इस बात को जनता बड़ा पसंद कर रही है। वो पसंद सामने आ जाएगी। दूसरी बात, आईआईटी के 36,000 बच्चे बेरोजगार हैं, लेकिन जनता पसंद कर रही है। ये वो लोग हैं, सुभाषपा की खास करके बात सुन के मुझे हाथ इसलिए लगता है, ये वो लोग हैं जो हो सकता है चुनाव हारने के बाद कह देंगे तो भाजपा का प्रत्याशी था, सिंबल हमारा था। अच्छा विवेक, भाई इनकी तो स्थिति यही रहती है। विवेक एक सवाल आप ले लीजिए मेरा, फिर मैं शशिकांत जी के पास चलूंगा आपके आरोपों का जवाब लेने के लिए। भाई ये तमाम मुद्दे हैं, ठीक है, चर्चाओं में इस तरह के बयान बहुत अच्छे लगते हैं टीवी चैनलों पर, लेकिन आपके नेता लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं ये सब मुद्दे लेकर के? वो भी मंच सजाएं ना भाई। क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? 13 दिन का वक्त बचा है चुनाव प्रचार के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को क्या भाजपा स्वीकार कर रही है कि ये मुद्दे हैं? मैं तो कह रहा हूँ आप मुद्दा बनाइए ना, मेरी बात आ जाए। हम तो जनता के सामने ये मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। हम तो जनता के सामने जो 6 गारंटियां हमने दिल्ली से दी, रामलीला मैदान से, वो गारंटियां भाजपा की तरह अपने राजनीतिक दल के कार्यालय बनाने के लिए 5 स्टार होटल जैसे नहीं थे। वो कार्यालय, वो गारंटी जो हमने दी है, वो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेरोजगार और खास करके जो जमीन पे 80 करोड़ जिसको ये गरीब बताते हैं, उस जनता के लिए वो 6 गारंटी। ठीक है, शशिकांत जी जवाब दीजिए। विवेक जी को आपने सुना भाई, ये नहीं बता पाए कि कब लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन आप आरोपों का जवाब जनता के बीच हैं, आना उनको पड़ेगा क्योंकि वो नहीं रहते, वो इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर्स में उड़ते रहते हैं भाई। ठीक है शशिकांत, वो उड़ते रहते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पे भाग जाते हैं भगोड़ों की तरह, क्योंकि वहां से भी चंदे लाने होते हैं। जरा शशिकांत जी को सुन ले। हाँ अब बोल लेते जी जी जी। मैं संजय भाई एक उदाहरण से बात शुरू करूंगा, इनका जवाब देता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे किताबों में 6-7 में, तो एक अंग्रेजी में एक पाठ आता था, स्काई इज फॉलिंग। आप भी पढ़े होंगे आपके बचपन में, इंग्लिश के किताब में स्काई इज फॉलिंग एक आता था। तो उसमें मुर्गा मुर्गी भागने लगते हैं, जब नारियल गिरता है तो भागने लगते हैं और चिल्लाते, लोग कहते हैं क्यों भाग रहे हो? तो स्काई इज फॉलिंग मतलब बादल आसमान ही गिर रहा है। तो इस समय जो विपक्ष की स्थिति है, वो आसमान बता रहे हैं कि आसमान गिरा रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, इनके ऊपर आसमान गिरा रहा है। अब देखिए, एक जी शशिकांत जी आवाज। भारत सरकार की जो स्वतंत्र एजेंसी है, उनको मैंने कह दिया है कि आप भारत के बेहतरी के लिए जो करना है आप स्वतंत्र रूप से काम करिए। ये सार्वजनिक बयान दिया था मोदी जी ने। तो जो भारत की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे नहीं होता हो और चाहे बयान कोई गजट नहीं होता, और सार्वजनिक बयानों की बाढ़ है इनकी, एक बयान भी सार्थक नहीं हुए। लेकिन आज हम कहते हैं हम आई रेजिमेंट की मांग जमीन पे करते हैं और संसद में करते हैं, क्या मोदी जी मोदी रेजिमेंट की मांग कर सकते हैं? मोदी रेजिमेंट की गठन करेंगे? क्या योगदान है? मैं तो कह रहा हूँ, क्या योगदान है? विवेक जी कहाँ भी अलूल जलूल बात कर रहे हैं आप पहले बात सुनिए विवेक जी, बात सुनिए, जी बोले, बोलिए मत।
अब रह गया, अब ये चैलेंज कर रहे हैं कि आजमगढ़ से लड़ लें या कन्नौज से लड़ लें। तो आजमगढ़ में आप निरहुआ से ही लड़ लीजिए और कन्नौज में सुब्रत पाठक से लड़ लीजिए। अरे थोड़ा आपकी पूर्वांचल हैसियत जाइए पता भाई, चल जाएगी। आजमगढ़ की जमीनी हकीकत को हाँ। देखिए, अरे निरहुआ को भाई, कितना पसंद किया जा रहा है वो भी पता चल जाएगा। मोदी, सुनिए, आप बीच में बोल रहे हैं, आप ठीक है, पूरी ठीक। बात सुन हाँ, रहे हैं, हाँ, आपकी बोलिए, बात बोलिए, कर बोलिए, चुके हैं हाँ। आप। भाई बोलने दीजिए। आप कह चुके हैं कि मोदी योगी जी आकर के आजमगढ़ कन्नौज लड़ ले, तो आप सुब्रत पाठक जी से लड़ लो ना कन्नौज में। हम तो लड़ी तो रहे। हमारे एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, आप निरहुआ से ही लड़ लो ना। आपकी सबकी इस बार 24 में पूरा पता चल जाएगा कि आपका उत्तर प्रदेश में क्या है। और वो तो भाग गए, स्काई फॉलिंग अमेठी से भाग गए, राहुल जी तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। अब रह गया आपकी बारी है, जनता आपको। अरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता तो अब चर्चाओं से दूरी बना रहे हैं। क्या सवाल पूछूंगा जनता आपको ये देखिए, भारत की जो जनता है, ये जनता सुबह उठती है तो राम राम करती है। आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों का राम राम तक बंद कर दिया था गोली चलवा करके, सबका जवाब देगी जनता। 2024 में आपको एक सीट मांगना पड़ेगा। आप मैनपुरी जीत के दिखा दो। 80 की 80 सीट लेकर आ रही है एनडीए गठबंधन, एक सीट के आप मांगे होंगे। अरे आप अपनी बात करो ना। अभी तो कहा रालोद के हमारे साथी ने, मिश्रा जी ने, कि आप अपनी बात करते नहीं हो और केवल आप भाजपा की बात करते हो। उसके बाद स्काई फॉलिंग बताते हो कि आसमान ही टूट के गिरा रहे हैं, मोदी जी गिराते रहे, योगी जी गिराते रहे। और अंतिम एक लाइन संजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी जी ने आज ही अपने भाषण में कहा है, कल भी अपने भाषण में कहा, आज भी एक भाषण में कहा कि इनके राज में गुंडे और माफिया सड़क पे होते थे खुलेआम, और हमारी माँ बहनें घरों में बंद हो जाती थी। अब वो टाइम बदल गया है। अब गुंडे माफिया जेलों में बंद रहते हैं और माँ बहनें आधी रात तक अपने काम पे जाती हैं, काम से लौट के आती हैं। ये युग बदल चुका है। अब वो चला गया। आप लोग सपने देखिए, जनता समझ चुकी है आपके रील बनाते समय और चैन जनता खींच आपको के मेरठ में भाग गए लोग, ये 2024 बता रहे हैं हवाई बातें। एक मिनट, हाँ, जी, हाँ, ये नहीं बीच में बोल दे रहे तो डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, बोलिए। तो हाँ। जनता आपको सबक सिखा, आपका सुपड़ा होगा साफ। उत्तर प्रदेश में आपको धरातल नहीं बचेगा। अब कोई आपके पार्टी में बचेगा नहीं कि अपने पिताजी को पद से हटा करके खुद ही बैठ जाए। समाजवादी तो हमारी पार्टी में ऐसा भी कोई नहीं जो अपनी बीवी के ऊपर त्याग थोप दे, है ना? कोई नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी में ऐसे भी लोग नहीं है जो बीवियों पे त्याग थोप करके अपने आप को देशभक्त साबित करने का प्रयास करें। व्यक्तिवादी आरोप नहीं, विचारधारा। नहीं, अगर हाँ तो विचारधारा की बात हो रही है ना, यहाँ पे अगर पारिवारिक बातें होंगी तो सबके परिवार की बातें होनी चाहिए ना। नहीं, व्यक्तिवादी बातें। मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप तो परिवार पे खुद जा रहे हैं ना। नहीं, अभी आपने पिता का नाम लिया ना। आप नेता की बात करते, पिता के स्वरूप में जब आप आएंगे तो हम भी आपको दिखाएंगे स्वरूप तो हमारे पास की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, व्यक्तिवादी आरोप, विचारधारा। अगर आप आरोप लगाएंगे तो सुनने का भी सार्थक वो सत्य रखिए ना भाई। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी में जो ये हुआ है, अब ये हमारा उत्तर प्रदेश और देश देखना नहीं चाहता है। अब देश में 370 की बात आज चुनावी भाषण में अमित शाह जी ने कहा है। और अमित शाह जी ने अभी कुछ दिन पहले बताया कि नक्सली उपद्रव किस तरीके से 65 से 70% हमारे देश में कम हो गया है। अरुणाचल जैसे राज्यों में इंडी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। शशिकांत जी, अखिलेश जी आरोप लगाए हैं कि मणिपुर, इम्फाल और लद्दाख में कोई लोग नहीं मिल रहे हैं। मणिपुर में क्या हिंसा रुक गई है? मणिपुर की वर्तमान तस्वीरें देखी है इन्होंने? सवाल पूछ ले रहे हैं। इंडी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे भाई। कितने प्रत्याशी घोषित हुए इनके? आप लोग अपने गिरबान में डाकिए और आसमान गिर रहा है मत बताइए। देश की जनता होशियार हो चुकी है। अब आप लोगों के झांसे में आने वाली। ठीक है, रजनीकांत जी, सुनील जी को आपने सुना था, उनका एक सवाल निश्चित तौर पर था कि सियासी दलों का जो पाला बदलने का जो खेल होता है, जनता उसको नकार दे, क्योंकि जिसके थाली में ये जाते हैं उसी का गुणगान करने लगते हैं। इशारा तो आपकी ओर और राघवन जी की तरफ था। नहीं, देखिए सुनील जी एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ अपनी समीक्षा किया है। उनका विश्लेषण बहुत वो है, इसलिए मैंने आपसे सवाल भी किया। पहले भी मैंने किया था। देखिए मैं बताऊंगा आपको, गठबंधन से के उससे आजकल ये एक जो वो चल गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन तो होना ही होना है, वो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। इसका ये जो एक रूप चला, ये बहुत दिनों से चला, आज का नहीं है ये। फिर रह गई बातें, देखिए
जैसे अगर आपने कहा कि हमारी तरफ इशारा सुभाषपा की तरफ इशारा है, देखिए अगर हम आपके साथ हैं जी और आप हमको लीड कर रहे हैं, आप बड़े नेता हैं, आप बड़े दल हैं, आपका कोई विजन नहीं है, आपकी कोई सोच नहीं है, आपको कमरे से निकलना नहीं है, आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, आपको जनता के हित में कोई बात नहीं करनी है, आपको किसी प्रमुख मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करनी है, आपको राजनीति अगर डर के करनी है तो ठीक है, हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए वो मेरी मजबूरी है। आप हमारे साथ छल करेंगे, आप हमको धोखा देंगे, आप हमको टिकट देंगे, उसमें प्रत्याशी देंगे, वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे जिसका चुनाव हो, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें उसमें तुलनात्मक चार्ट बनानी पड़ती है कि कौन अच्छा। तो ठीक है, हमें जो अच्छा लगा, हमें लगा कि ये विजन मोदी का क्लियर है, तभी अचानक आप लोग जो भी मेरा भारत से लेकर के नहीं, हर भारत शौचालय रत्न, जैसे मैं एक मिनट, मामले नजर आने लगे हैं। अब हमें जरा 2 मिनट समय दे जी जी। देखिए, भारत रत्न चौधरी साहब को मिला, हम कांग्रेस के साथ भी गवर्नमेंट में थे, मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए इसका डिमांड मैंने किया, ये डिमांड मेरी 40 साल पुरानी है, क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं कर दिया भाई? हम तो आपके साथ सरकार में थे, आपने क्यों नहीं कर दिया? सवाल तो बनता है, आपने नहीं किया। हम मोदी जी से डिमांड करने भी नहीं गए, मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को दिया। लेकिन मीडिया में पहले ये खबर आ गई थी सुनील जी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने वाला है। सुनिए, तो मैंने दिमाग है। एक मिनट, क्योंकि जयंत चौधरी जी के डिमांड में थी ये बात। नहीं, मेरी डिमांड नहीं, ये आप देखिए, ये आपकी दिमाग की सोच है और ये सुनील त्रिपाठी की दिमाग की सोच है। नहीं, ये आप एक सोच नहीं, देखिए स्वामीनाथन जी और नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह की जो सम्मान मिला, ये घोषणाएं हुई, ठीक ना? और फिर उस पर मेरे नेता ने जो बोला वो जग जाहिर है, उसे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसमें कुछ कहूंगा तो वो बेकार की बातें होंगी। मेरे नेता ने जो बोला, उसके बाद भी मैं विपक्ष के खेमे में खड़ा हुआ जी। सुनिए क्या कहा लोगों ने, उधर जाओ, उधर जाओ। क्यों कहा भाई, क्यों कहा? अगर हमने चौधरी चरण सिंह के सम्मान पर मोदी को धन्यवाद दे दिया, मोदी जी को अच्छा कह दिया, मैं राज्यसभा में तो विपक्ष में बैठने गया ना। क्यों खड़गे जी जैसा नेता और लोग हुटिंग करने लगे कि नहीं उधर जाओ, उधर जाओ? ये क्या बातें थी, जरा बताइए आप सुनील जी, जो आप कह रहे हैं बताइए क्या बातें थी? नहीं, ये तो अपमान कोई बर्दाश्त नहीं ये कौन बर्दाश्त करेगा? उधर जाओ, इधर जाओ, अरे ये तो राजनीतिक दल का और ये इतने बड़े नेता अखिलेश जी बड़े नेता है, वो धुआं की बात करेंगे, गांजा की बात करेंगे, फलाने की बात करेंगे, ये विजन है? ये कौन सी लड़ाई है, जरा बताइए? ये पिछले चुनाव में भी अभी फिर आ गया। ये सब कौन सी बातें हैं? हमने गठबंधन धर्म का निवार इनके लिए यहां तक निभाया, यहां तक जो एक बातें थी कि नहीं निभ जाए और चलती रहे, लेकिन हर बार में तो वही, 22 में भी वही, 24 में भी वही। आप हमको सीटें दोगे, पहले 7 सीटें फिर 6, उसमें 4 प्रत्याशी, क्या मतलब था? तो सियासी घमासान के लिए जो तो चक्रव्यूह आपने तैयार किया है, में जाके आदमी तारीफ कर। हमने आज बैठ के भी हमारे प्रवक्ता, हमारे नेता, हम लोग जो काम किए हैं, जो बात करते हैं वो आपके डिबेट में भी कहते हैं। एक सवाल और ले लीजिए, एक सवाल और ले लीजिए रजनीकांत जी। तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है? ये कोई चक्रव्यूह नहीं है, ये हम अपना काम कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट इनके ऊपर पड़े तो मैं क्या करूं? हम अपने काम में लगे हैं, हम अपनी राजनीति रणनीति जीतने की तरीके बना रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं। अब उसमें किसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो तो उसको विचार करना चाहिए ना। आप घर से निकलोगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं, आप कंफ्यूजन ने जनता को रखे। इस हालत में आपने पहुंचा दिया है कि समाजवादी पार्टी रैली नहीं शुरू कर पा रही है। नहीं कर पाएंगे राघवेंद्र जी, नहीं कर पाएंगे भाई। आपके ऊपर भी आरोप है ये कि जहां आप रहते हो वहीं की तारीफ होती है। हालांकि एक आरोप और लग रहा था, पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं कि सारे विपक्षी दलों ने मोदी जी को अपने आप को समर्पित कर दिया है। उनके नेताओं का किसी मन से कोई नाम नहीं आता है, सिर्फ हर जगह मोदी 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 प्रणाम, मोदी नमस्कार, तमाम चीजें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, जो सुनील त्रिपाठी हैं, बड़े भाई हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग इनसे हमेशा कुछ सीखते हैं। ये आधे बात आधी जो बात है, शायद समय बात आपने कम समझ गए। जो
विपक्ष के लोग हैं या जो भारत की राजनीतिक स्थिति है उसमें एसपीएसपी कहीं न कहीं जेएसपी से बेहतर है। एसपीएसपी जिस दिन बनी उस दिन से लेके और आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा संघर्ष किए। हम बीजेपी में एनडीए में पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, इसके पहले भी मंत्री थे। जनता के मुद्दे पर कुछ तकरार हुआ, हम सरकार से विवेक जी हंस रहे हैं भाई आपकी बातों पे। हम प्रशंसा करते हैं, त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमेशा सही कहते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हम जहां रहते हैं सौहार्द रहते हैं, मन से रहते हैं और कार्यकर्ता और अपने वोट को लेकर रहते हैं। दोनों और पार्टी की स्थिति ये है कि देश का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिससे वो गठबंधन की हो, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश में हो। राघवेंद्र जी एक सवाल सुनील जी पूछना चाह रहे हैं, जरा ले लीजिए फिर उसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं कह रहा था कि मैं आपके लिए पर्सनल नहीं कह रहा हूं, मैं 30 साल 35 साल से पत्रकारिता जीवन देखता आया हूं कि कल तक लोग गाली बकते हैं और फिर उसके बाद उसी पार्टी चले जाते हैं। गाली तो बकनी नहीं चाहिए किसी को। नहीं है, आपने भी देखा होगा पूर्व में समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह जी को अपने साथ बिठाया मंच पे, ना बिठाया बताई। कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी दोनों एक नदी के दो किनारे थे, लेकिन दोनों लोग एक ही मंच पे आए ना आए। संजय जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आप देख ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई मैं ऐसे दर्जनों नेताओं नाम गिना दूं जो सत्ता के साथ ही रहना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, वो कई किन्हीं दलों में रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में। तो मेरा ये मानना है ऐसे राजनीतिकों का न कोई विचारधारा होती है न कोई निष्ठा होती है। उन्हें निष्ठा सिर्फ एक कुर्सी से होती है कि कुर्सी हमको एक प्रकार मिलती रहे, और इस पर जनता को सोचना भी चाहिए। मेरा सुझाव है, बाकी जनता माने न माने आप अन्यथा ना लीजिए उसको। यही कल आप किसी पार्टी रहे हैं फिर उस पार्टी की तारीफ कर जनता कंफ्यूज होती है कि व्हाट डू यू वांट, आप चाह क्या रहे हैं। ये मेरा सवाल। जी राघवेंद्र जी बोलिए। नहीं सुनील जी, चूंकि व्यक्ति विशेष दूसरी बात होती है, हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, हमारा एक बेस है और हम जहां रहते हैं अपने बेस को लेकर रहते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता बड़े भाई कह रहे थे कि आजमगढ़ से लड़ जाए। अरे भाई, अगर आपको आजमगढ़ की जनता पे इतना ही भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता आपको जिता के भेजेगी तो भेज दीजिए अखिलेश जी को। क्यों भाग रहे आजमगढ़ से? अखिलेश जी आजमगढ़ से सांसद है, केवल हारने के लिए धर्मेंद्र जी को भेज दिया। अभी तो बेचारे धर्मेंद्र जी हार के गए हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस लेवल है तो लड़ जाए सुब्रत पाठक के खिलाफ, लड़ जाए मोदी जी के खिलाफ। हमारे यहाँ जो लिस्ट आती है, लिस्ट में पहला नाम मोदी जी का होता है, जो बीजेपी की लिस्ट है। आपके यहाँ कौन सा नाम है? क्यों नहीं अभी अखिलेश यादव जी फाइनल किया कि हम किस सीट से लड़ेंगे? क्यों नहीं जो है अन्य पार्टी, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, क्यों नहीं फाइनल किए? तो ये जमाडोल वाली स्थिति है। अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि अभी फर्स्ट फेज के चुनाव के वोटिंग में 13 दिन बाकी है। अरे जो पार्टी, जो प्रत्याशी आज तक नहीं कुछ कर पाया, वो 13 दिन में क्या कर लेगा? और जब प्रत्याशी बदलना है तो आज मौके पर जाकर देंगे भैया इस वोट मत देना, ये हमारा प्रत्याशी नहीं है। इतना कंफ्यूजन पैदा हो गया समाजवादी पार्टी में। ये आप स्थिति देखेंगे राघवेंद्र, एक सीट पर 4 प्रत्याशी। समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव जी किसके लिए वोट में। और राघवेंद्र एक मामले में मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। मुख्तार अंसारी का नाम तो नहीं लिया योगी जी ने, लेकिन आज जो मंच से उन्होंने कहा है वो साफ तौर पर है कि अब तो जो अपराधी हैं वो जेल जाने से भी डर रहे हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी का बयान मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि मामले की सीबीआई जांच भी हो जाए, मुख्तार जी की मौत हुई है या हत्या हुई है। देखिए तो ये कंफ्यूजन जरा हम और सुनील त्रिपाठी जी को भी है, इसको भी साफ करें कि जहां आप हो एक तरफ जो है अपराधियों को लेकर के सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है और दूसरी तरफ आपके नेता की संवेदनशीलता भी नजर आ रही है। आपके डीएम वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस पर जांच लिख दिया है। जो मामला जांच का अधीन हो, मुझे लगता है कि हम लोगों को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जांच होगा, जांच नहीं, मैं बयानों की बात कर रहा हूँ, मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके अध्यक्ष ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए भी सरकार तैयार है अगर परिवार के लोग चाहते हैं। ये बयान आया है भाई। अगर इस तरह का हमारे अध्यक्ष जी बयान दिए होंगे तो अगर आगे होगा तो देखा जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं।
बहरहाल निष्पक्ष तरीके से सरकार काम कर रही है। ये वो सरकार नहीं है कि सारा बजट उठा के यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए, ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार पारदर्शी सरकार है और इसका नतीजा ये है कि आज राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन को यहाँ लीड कर रहे हैं, ऐसे लोग अभी प्रचार में नहीं उतरे कहा दिल्ली के रामलीला मैदान में। वो रामलीला मैदान, उसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल देश के सामने कसम खाए थे कि हम भ्रष्टाचार सरकार ठीक है। बनाएंगे। विवेक जी जवाब दीजिए भाई। को बचाने के लिए पूरे देश की जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब विवेक जी की मजबूरी है रजनीकांत जी, कांग्रेसी तो चर्चा में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, तो भाई इंडिया गठबंधन की ओर से यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जवाब देना होगा। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा चिंतित हूँ राघवेंद्र जी के पीले गमछे को देख। अरे भाई आपके कांग्रेस सहयोगी क्यों नहीं आ रहे मंच पे? बता रहा हूँ जो कि जिस पीले गमछे को पहन के राघवेंद्र जी बैठे हैं, इस गमछे के कॉन्फिडेंस को कुछ दिन पहले फर्रुखाबाद में बड़े अच्छे से देखा गया, बाद में जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ गया। उस बेचारे की क्या गति की, अगर वो गति सही थी तो यकीनन सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं तो कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से निकल जाना ये बहुत कभी कभी राजनीति में धराशायी करने वाला होता है। तो राघवेंद्र जी को ये पीला गमछा जो पहन के बैठे हैं ना, जो सपा की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, मुझे तो पहले ये बता दें कि इनके विधायक कितने बचे हैं। कभी ये 3 बताते थे, कभी ये 5 बताते थे, और अंततः इनके विधायकों ने वोट हमको कर दिया, तो अब 1 अगर बचा है उस हिसाब से तो इनके पास विधायक कितने हैं, पहले यही स्थिति स्पष्ट कर दे। दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी बहुत अच्छे तर्क दिए इन्होंने पूर्वांचल की तरह। यही तो समस्या है कि राजनीति पूर्वांचल में नहीं हो रही है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की राजनीति की बात हो रही है। अरे आइए कभी लखनऊ आइए, जरा इको गार्डन में देखिए, मिलिए उन अभ्यर्थियों से जो 69,000 शिक्षक भर्ती की उम्मीद में इनके नेता से आस लगाए बैठे थे। और इनके नेता से आस इसलिए लगा के बैठे थे क्योंकि इनके नेता जब हमारे साथ थे, उन्होंने कई मंचों से ये बात कही, मोदी जी तो देश बेच चुके, सबसे भ्रष्टाचार, कटोरा वटोरा। राघवेंद्र जी कटोरा वटोरा बनवाया है कि नहीं? इस बार कटोरा गिफ्ट करने वाले थे, सुना था योगी जी को। उससे बड़ी बात, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अब आपकी बात तो मैंने सुन ली, अब आपकी हताशा क्यों सामने आ रही है? संयम रखिए, सुनते जाइए। मैं तो ये स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि आज मुझे ये तो बता दे, सुभाषपा की हारने के बाद ये क्या घोषित कर देंगे कि हमारे सिंबल के प्रत्याशी, सिंबल हमारा था, प्रत्याशी हमारे नहीं थे, भाजपा ने तोप दिया था। ये भी स्थिति क्योंकि इनके साथ रही है, तो मुझे लगता है कि इनकी स्थिति तो छोड़ दीजिए, थाली कब पलट जाए, अरे विवेक जी, वो अलग बात है। विवेक जी एक और सवाल मेरे जहन में अभी आया है भाई। बागपत में आपके 4 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीद लिया समाजवादी पार्टी का, और नाम अभी तक तय नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रत्याशी तय होगा, वो आपके माध्यम से सबको पता चल जाएगा। 4 क्या, हम 40 को दे दें, लेकिन तय तो हम ही करेंगे ना, पार्टी तय करेगी ना, सिंबल तो पार्टी देगी। तो ये मौका तो दे रहे हैं ना आप शशिकांत जी को आरोप लगाने का। कि हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट के अनुसार भाजपा क्यों प्रत्याशी उतार रही है? हाँ, हमारे प्रत्याशियों से पहले अपनी घोषित कर देना सारी सीटें, क्या दिक्कत है? भाई उनके तो चुनिंदा बचे हुए हैं। हाँ, तो चुनिंदा हमारे भी बचे हुए हैं। आपके तो 48 अभी घोषित, चुनिंदा हमारे भी बचे हैं, 48 आपके घोषित हुए हैं। यूपी से इनको निकलना है दिल्ली तक, हम तो यूपी में ही बैठे हैं ना। यूपी के गलियारे का जो रास्ता है वो दिल्ली तक जाता है, कहावत राजनीतिक गलियारों की यही है ना। तो भाजपा को यूपी से राजनीति तय करनी है दिल्ली तक की, हम तो यूपी में बैठे हैं अपनी रणनीति बना करके, और हम अपनी रणनीति पर सार्थक रूप से चल रहे हैं, जैसे कि सुभाषपा के प्रवक्ता अभी बहुत अच्छे तर्क दे रहे थे। ठीक है, मैं तो ये पूछूंगा कि आज बेरोजगारी को भी बेरोजगारी ना मानने के लिए मजबूर हो गए युवा, पढ़े लिखे युवा। ये स्थिति जब मानसिकता ये हो चुकी है, तो आप राजनीति की रजनीकांत जी जरा जवाब दे दीजिए विवेक जी को, जवाब आपसे ले लें, फिर शशिकांत जी के पास चलेंगे, वक्त कम है। हाँ जल्दी। देखिए, अभी इको गार्डन का नाम ले रहे थे विवेक जी, क्या आपके नेता वहां गए? भाई गए, कई लोग गए, नहीं गए, कई लोग गए, पूजा शुक्ला गई, कई लोग गए, पूजा शुक्ला गई, उनके ऊपर एफआईआर, मैं खुद गया हूं, पूजा शुक्ला आप गए, पूजा शुक्ला गई। मेरे नेता जयंत चौधरी जी, मैं शासन में हूं, फिर भी इको गार्डन युवाओं का दर्द, उसके बाद भी आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस्तीफा देते हैं। मेरे क्या वो विचारधारा से प्रेरित नहीं थे? नहीं, कि उनके अंदर भी कोई आप देखें ना, आपके वहां से कितने इस्तीफे हो गए? इस्तीफे तो होते रहते हैं। आप तो राजनीति में सिद्धांतों की पार्टी, राजनीति में इस्तीफे होते रहते हैं। नहीं, मानता हूं, लेकिन आप ये दावा करते हैं कि आप तो सैद्धांतिक लोग हैं। नहीं, राजनीति में इस्तीफे होते रहते हैं। और शाहिद सिद्दीकी ने जो लिख के इस्तीफा दिया है
क्या लिख के दिया आप उसको भी तो पढ़िए। ये मंथन आपको करना है सर, आप करो ना, ये आप करिए, आपके नेता थे, सुनिए, आप वैचारिक नहीं, रूप से मेरे मजबूत नेता पार्टी नहीं, है। एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, मेरे एक एक करके बोलेंगे। नहीं, लेकिन दावा तो आपका है ना कि आपके जितने नेता, जितने पदाधिकारी हैं, सब सैद्धांतिक रूप से आरएलडी के साथ है। ठीक है, वास्तविकता ये है एक कि एक करके। आरएलडी के अंदर खेमे में बहुत विरोध है इस गठबंधन को लेकर। विवेक जी, आपकी बात सबने शालीनता से सुनिए जरा, मैं इनकी बात बिल्कुल नहीं कर सुन रहा। लीजिए फिर बोल लीजिएगा। देखिए, वक्त कम है। आप जब किसी बड़े नेता का तुलना पूजा शुक्ला से करेंगे या रजनीकांत मिश्रा से करेंगे, वो बात ठीक नहीं है। अब रजनीकांत मिश्रा जी को कहीं दायित्व तो नहीं दिया जा रहा है, अगर कहीं जाकर के नहीं, आपके नेता जी को गार्डन गए, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप बहुत दिनों से सवाल उठा रहे हैं। ठीक है रजनीकांत जी, अगले दिन इस पर चर्चा कर लीजिएगा। शासन में रहते हुए भी जाता हूँ और गया जी कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो शासन को पहुंचाया जाए। ठीक है, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। हमको एक लाइन समझ दीजिए। हाँ, दूसरी चीज एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों का नाम मोदी जी नहीं ले रहे हैं, तो मोदी जी मंचों पे नाम ले रहे हैं। उस दिन मेरठ के मंच पर जयंत चौधरी जी का नाम उन्होंने 4 बार। ठीक है, शशिकांत जी, बड़ा सम्मान से जी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, देखिए, आज के जो ये चुनाव है, 2024 का चुनाव है, इसमें पूरी तरीके से जनता मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी को अपना नेता मान करके देश को विकसित भारत देखना चाहता है। यही कारण है कि मोदी जी की सरकार दोबारा बनवाना चाहती है जनता। जो युवाओं से कह रहे हैं कि भारी तय कर ले, 400 कांवड़ चाहिए कि कर्फ्यू? क्या योगी जी ने कभी कांवड़ उठाई है? पूछ लीजिए। सरकार बनेगी, रोजगार चाहिए ना, पूछ लीजिए। ठीक है, सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, चूंकि 10 राज्य है, 225 सीटें हैं, एनडीए के पास 203, बीजेपी अकेले 177 सीटों पर 2019 में जीती थी। विपक्षी दल कितने दमखम के साथ आ रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी को उस लक्ष्य से रोक पाएगी? देखिए संजय जी, विपक्ष के पास न मुद्दे हैं, न जनता में जाने का साहस आ रहा है, और यही कारण आप देख रहे हैं कि कोई रैलियां नहीं शुरू हुई अभी तक। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि ये आग कहाँ दिखाई पड़ रही है, शहर जल रहा था। उसने कहा साहब ये दिवाली है, दिवाली मनाई जा रही है। वही हाल विपक्ष का है कि मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास न मुद्दे हैं और न जनता के लिए समय है। बिल्कुल, विपक्ष एक प्रकार से घबराया हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। चलिए, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, इतने मुद्दे तो मैंने मंच पे रख दिए, उस पे वक्त अब यहीं तक इजाजत दे रहा है। मुद्दे तो मैंने मंच पे रख दिए, उसी पे विवेचना कर देते। चर्चा बेशक गर्म होती जा रही है, लेकिन वक्त यहीं तक इजाजत देता है। इस तरह के मुद्दों पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। चुनावी माहौल है, जाहिर सी बात है, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर नजर आएगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि विपक्षी दल कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दलों के चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल यानी एनडीए की बात की जाए मोदी की अगुवाई में, वो कहीं ना कहीं अपने मुहिम को लगातार आगे बढ़ा करके लोगों के बीच में जा रही है। उम्मीद ये भी है कि शायद अब भी विपक्षी दल महज 13 दिन का वक्त बचा है प्रथम चरण के मतदान को लेकर के, चुनाव प्रचार को लेकर के, उसमें कुछ ताकत दिखाए, दमखम दिखाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। देखना होगा कि इस बार क्या कुछ परिणाम आते हैं। लेकिन उत्तर भारत से अगर चुनाव की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो एनडीए से चुनौती मिलने वाली इंडिया गठबंधन को, उसके मद्देनज़र उस तरह का कोई मादा इंडिया गठबंधन में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। प्राइम टीवी के बाकी खबरों के लिए आप प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।